हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सामान्य हिंदी के एक और महत्वपूर्ण विषय जो भाषा कौशल खंड में से है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय वैसे तो खूब जाना पहचाना है आपका, लेकिन जब वास्तव में इसका आपसे वास्ता पड़ता है और परीक्षाओं में जब आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो आप बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय सामान्य हिंदी के प्रश्न में मुहावरे लोकोक्तियों वाला पार्ट आपका सबसे कमज़ोर पार्ट रहता है। आपको ऐसा लगता है कि हमने मुहावरे लोकोक्तियों का सही प्रयोग किया है, लेकिन वस्तुतः वह प्रयोग आपका आधा अधूरा रहता है या सही नहीं होता। इसलिए मैं ये समझता हूँ और मुझे इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि मैं अपने विद्यार्थियों को मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में नए सिरे से अपने विचार साझा करूं, जिससे कि आपको उसके प्रयोग में सहायता मिल सके और आप भाषा का ठीक प्रयोग कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी इसमें अच्छी जानकारी भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसके प्रयोग में उचित सावधानी न बरतने के कारण अक्सर इसमें गलतियां होती रहती हैं। मेरा उद्देश्य उस गलती को सुधारने के लिए इस विषय पर आपसे चर्चा करना है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहावरा और लोकोक्तियां भाषा की सहज अभिव्यक्ति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना भाषा सजीव और सरल प्रभाव वाली नहीं रह पाती, प्रभावशील नहीं रह पाती। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े साहित्यकार, कवि कहीं न कहीं मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते नजर आते हैं, जिनसे उनके काव्य का या उनके लेखों का प्रभाव और अधिक बढ़ सके, वो अपने विचारों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से समझा सकें। भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है संप्रेषण। यदि वक्ता अपनी बात को ठीक ढंग से प्रेषित नहीं कर पाता तो उसकी भाषा का दोष माना जाता है। अतः यह विषय जितना आपको ऐसा लगता है कि हमने खूब पढ़ रखा है, खूब हम इसके बारे में जानते हैं, तो भी हम आज इसके बारे में विचार करने जा रहे हैं। इसका कारण जैसे मैंने आपको बताया स्पष्ट ही है। कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, कुछ ऐसा प्रमाद हमसे हो जाता है कि हम इनका सही प्रयोग नहीं कर पाते। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर मुहावरे और लोकोक्तियां हैं क्या। किसी भी भाषा में और खासकर हिंदी में ऐसे वाक्यांश या संपूर्ण वाक्य इस प्रकृति के होते हैं कि उनके शाब्दिक अर्थ के अलावा कुछ अन्य अर्थ प्रभावशाली होकर उभरता है और वही वक्ता का अभीष्ट अर्थ होता है। यदि वह अर्थ न समझा जाए तो वह उक्ति या वाक्यांश अपना महत्व खो देगा। तो ऐसे वाक्यांश या ऐसे वाक्य के रूप में प्रस्तुत कोई उक्ति जो अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को प्रकट कर हमें चमत्कृत करती है, वक्ता के भाव को अधिक स्पष्ट करती है, उन्हें हम मुहावरे और लोकोक्तियों के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में इनका नाम है ईडियम्स और प्रोवर्ब्स। अन्य भाषाओं में भी इस तरह की उक्तियां होती हैं। मैं समझता हूं कि हर भाषा में ऐसी उक्तियां जरूर रहती हैं जो भाषा के सौंदर्य को और लालित्य को और प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं। मुहावरा वस्तुतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका कोश के अनुसार अर्थ है अभ्यास, और लोकोक्ति संस्कृत का शब्द है
जो दो शब्दों के संधि से बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक का मतलब है समाज, पूरा समुदाय, मानव समुदाय, उसको हम क्या बोलते हैं? लोक बोलते हैं। तो समाज में प्रचलित कोई उक्ति किसी विशिष्ट अर्थ के लिए जब प्रयोग की जाने लगे, विशिष्ट अर्थ का मतलब रूढ़ अर्थ, जो अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य व्यंग्यार्थ को प्रकट करे और चमत्कार उत्पन्न करे, और उसको ज्यादातर लोग प्रयोग करें, समुदाय के अधिकांश लोग उसको प्रयोग करें, और एक युग से दूसरे युग में वह उसी रूप में चलती रहे, उसी प्रभाव के साथ वो प्रस्तुत होती रहे, तो वो कहलाती है लोकोक्ति। इसके विपरीत मुहावरे कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं। अभी मैंने बताया कि दोनों ही स्थितियों में, मुहावरे और लोकोक्तियों में, अन्य अर्थ प्रभावशाली होता है। लोकोक्ति में जैसे मैंने बताया व्यंग्यार्थ होता है, तो मुहावरे में कौन सा अर्थ छुपा रहता है? मुहावरे में होता है लाक्षणिक अर्थ। हमारी भाषा में 3 तरह की शब्द शक्तियाँ पाई जाती हैं, या उनका अध्ययन हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। पहली अभिधा, दूसरी लक्षण, तीसरी व्यंजना। अभिधा कोशगत अर्थ को बताने वाली शक्ति है किसी शब्द के, जबकि लक्षण लक्षणों आदि के आधार पर अभिधा से भिन्न अर्थ को प्रकट करती है, उसको हम लाक्षणिक अर्थ बोलते हैं। और तीसरी है व्यंजना, व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है, अर्थात न शाब्दिक अर्थ न लाक्षणिक अर्थ, कोई तीसरा ही अर्थ उसमें छुपा रहता है, और वही प्रभावशील होकर उभरता है। सुनने वाले को, पढ़ने वाले को वही तीसरा अर्थ अभीष्ट होता है, उसी को वह ग्रहण करता है। तो लोकोक्तियों में वास्तव में व्यंजना के कारण जो व्यंग्यार्थ है वो निहित होता है, जबकि मुहावरों में लाक्षणिक अर्थ निहित होता है। दोनों के ही शाब्दिक अर्थ, जो कोशगत अर्थ हैं, वो प्रकट नहीं किए जाते, न उनका उद्देश्य होता है। अगर ये होता तो फिर इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये जैसे मैंने बताया कि मुहावरे का अर्थ है अभ्यास। अभ्यास का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जो रूढ़ हो गए हैं, पर्याप्त अभ्यास के बाद जो रूढ़ हो गए। ऐसे लोकोक्तियां भी हैं जो पर्याप्त अभ्यास के बाद समाज में अत्यधिक प्रचलन के कारण लोगों ने उनको ऐसी मान्यता दे दी कि ये इसी अर्थ में वो एक दूसरे के सामने प्रयोग किए जाने लगे, और वही धीरे धीरे मान्य हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में ये समाज में प्रचलित ऐसे वाक्यांश हैं या वाक्य हैं। लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है और मुहावरे वाक्यांश होते हैं। समाज में ऐसे वाक्यांश या वाक्य हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी लाक्षणिक या व्यंग्यार्थ को प्रकट करने के लिए रूढ़ हो गए हैं, और भाषा में प्रभावशीलता उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में एक अंतर और है जिसको समझना बहुत जरूरी है। मुहावरे क्योंकि वाक्यांश होते हैं, इसलिए ये जब भी वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे क्रिया रूप में प्रयोग किए जाएंगे, वर्ब फॉर्म होती है इनकी। आप किसी भी काल के अनुसार इनका कोई भी रूप बना सकते हैं। भूतकाल में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान काल में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, भविष्य काल में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। किंतु लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होती है, वो क्रिया रूप में प्रयुक्त नहीं होती। ये दूसरा अंतर इसमें से, इन दोनों में से है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। हम कुछ उदाहरणों से मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में और अधिक जानेंगे। सबसे पहले मैं मुहावरों का उदाहरण लेता हूँ। जैसे एक मुहावरा आपने पढ़ा होगा, काफी प्रचलित है, 9 2 11 होना। ये क्रिया रूप में ही बोला जाएगा, 9 2 11 होना। कोई ऐसी उक्ति है जिसको किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार बनाया गया। अब एक परिस्थिति में बताता हूं आपको कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। अब 9 2 11, 9 और 2 11 गणित में होते हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ यहाँ ये 9 और 2 11 होते हैं? जी नहीं।
पुलिस और चोर की स्थिति सामने दिखाई गई है कि पुलिस को देखा चोर ने या चोरों ने तो क्या हो गए, वो 9-2-11 हो गए। अब आप अपने अनुभव से जो आप दैनिक व्यवहार में देखते हैं, पुलिस और चोर का संबंध क्या है कि चोरों के पांव पुलिस के आगे नहीं टिकते। पुलिस को देखते ही वो बचने की कोशिश करते हैं, उनके सामने वो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें आशंका होती है कि उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वो जहाँ भी पुलिस को देखेंगे वहाँ से बचेंगे और हट जाएंगे। तो 9-2-11 का यहाँ लाक्षणिक अर्थ क्या निकला कि भाग जाना, कि पुलिस को देखकर चोर भाग गए, 9-2-11 हो गए। ये वाक्य में प्रयोग हुआ मुहावरे का, इसका अर्थ क्या निकला, भाग जाना। हमें कभी भी मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय या लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करते समय कभी भी इनका अर्थ नहीं लिखना होता। वह अर्थ वाक्य में हमें इस तरह से इन लोकोक्तियों मुहावरों को प्रयोग करना होता है कि स्वतः ध्वनित हो, स्वतः ही प्रकट हो, स्वतः ही अभिव्यक्त हो जाए, पढ़ते ही सामान्य पाठक उसको आसानी से समझ जाए और उसको समझकर चमत्कृत हो जाए। ये और बात है इसमें, क्योंकि लाक्षणिक अर्थ है और व्यंग्यार्थ है, इनमें चमत्कार की भावना होती है, चमत्कार की प्रवृत्ति होती है, ये हमें आनंदित करते हैं। सीधे सीधे शब्दों द्वारा कही हुई बात हमें इतना प्रभाव नहीं डालती जितना लक्षण और व्यंग के आधार पर हम समझते हैं चीजों को। एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको, हवा से बातें करना। मैं एक परिस्थिति देता हूं, देखिए इसके लिए आपको, कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें कर रहा था। तो चेतक जब मैंने नाम लिया, प्रताप का जब मैंने नाम लिया, हल्दी घाटी का जब नाम लिया मैंने, तो आपके सामने एक युद्ध की तस्वीर जो आपने इतिहास में पढ़ी है वो जीवंत हो उठती है। और चेतक के बारे में और भी बड़ी कहानियां प्रचलित हैं, उनसे भी आप एकदम संबंधित हो जाते हो। और आपके सामने जो परिस्थिति पैदा हुई वो ये हुई कि चेतक इतना तेज दौड़ता था, उसकी गति इतनी तीव्र थी कि दुश्मन उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते थे। तो इसका अर्थ देखिए क्या निकला, हवा से बातें करना शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा इसका, तो क्या निकलेगा, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें कर रहा था, इतनी तीव्र गति से था कि दुश्मन उस पर नजर नहीं टिका पा रहे थे, इतनी तीव्रता के साथ पकड़ में नहीं आ रहे थे प्रताप। तो ये उसकी विशेषता बताने के लिए हवा से बातें करना हमने एक मुहावरे का प्रयोग किया। तो इसका मतलब हुआ तेज गति से चलना, तीव्र गति को प्राप्त होना, उसको बोलते हैं हवा से बातें करना। तो एक और मैं उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कान भरना। अब कान में कुछ चीज भरेंगे वो इसका अर्थ तो निकलेगा नहीं। जैसे मैं बताऊं आपको कि मेरा तथाकथित मित्र मेरे विरुद्ध मेरे माता पिता के कान भरता रहता है। अब मैंने एक शब्द लिखा है तथाकथित मित्र, तो इससे एक संदेह ऐसा उत्पन्न होता है कि मेरा मित्र वो सच्चा मित्र नहीं है, वो मुझसे ईर्ष्या करता है और मुझे नीचा दिखाने के लिए, माँ बाप के सामने मुझे अपमानित करने के लिए वो कुछ उल्टी सीधी बातें ईर्ष्यावश माता पिता को कहता रहता है, ताकि मुझे डांट पड़ती रहे और मैं डिमोरलाइज होता रहूं। ये उसका उद्देश्य है। तो क्या मतलब निकला इसका, मेरे तथाकथित मित्र मेरे विरुद्ध हमेशा मेरे माता पिता के कान भरता रहता है। अब इससे क्या मतलब निकला कि कोई ऐसी बातें बताता है जो मेरे बारे में ठीक नहीं है। इसलिए इसका अर्थ जो सामान्य अर्थ जो निकलता है, लाक्षणिक अर्थ निकलता है, वो है चुगली करना। हम सामान्यतः चुगली करने के नाम से उसको जानते हैं। वैसे कानों में कोई वस्तु नहीं भरी जाती, बल्कि ये चीजें भरी जाती हैं, ये बातें बताई जाती हैं, जिससे कि जिसके विरुद्ध भरी जाती हैं उसके खिलाफ उस आदमी की मानसिकता बदल जाए, खराब हो जाए, अच्छी बात नहीं सोचे उसके बारे में। इसलिए कान भरना हमेशा नेगेटिव सेंस में ही, नकारात्मक भाव के साथ ही प्रयोग होता है। तो हमने एक बात देखी कि मुहावरे क्रिया रूप में प्रयोग हो रहे हैं, जैसी हम परिस्थिति पैदा कर रहे हैं उसी के अनुसार उसका काल बनता है क्रिया का। और जैसे हमने कहा हवा से बातें कर रहा था, चेतक के लिए हमने लिखा कान भरता रहता है, ये हमने कान भरना के लिए लिखा। और पहले हमने लिखा था 9-2-11 हो गए,
चोर भाग गए, मतलब जिसको। तो एक बात हमने देखी कि ये एज इट इज प्रयोग होते हैं और क्रिया रूप में होंगे, मतलब जैसी परिस्थिति की डिमांड है काल के अनुसार उसका प्रयोग होगा। अर्थ इसमें नहीं लिखे जाते, लोकोक्तियों के भी अर्थ नहीं लिखे जाते। तो ये बात बड़ी ध्यान से इसमें समझने की जरूरत है कि वाक्यों में जब हम मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो कभी भी उनके अर्थ उसमें नहीं लिखे जाते। अर्थ जैसे मैंने पहले बताया स्वतः प्रकट होना चाहिए। और वो कैसे प्रकट होगा? जब आप वाक्य में ऐसी परिस्थिति देंगे। यहीं इस बिंदु पर मैं इसलिए जोर देना चाह रहा हूं कि कंफ्यूजन, गलतियां, त्रुटियां यहां होती हैं। कोई भी विद्यार्थी गलती करता है वाक्य बनाने में तो वो यही करता है, वो परिस्थिति नहीं देता। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, आंखों का तारा, आंखों का तारा होना। तो इसके लिए कोई वाक्य में सीधा सा प्रयोग कर देगा, राम अपने माता पिता के आंखों का तारा है। सामान्यतः हम इसको मान सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो है अपने माता पिता के लिए प्यारा होता है, तो हम इसको कह लेंगे भाई प्रिय है। लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा इसमें और सुधार की जरूरत है। राम चूंकि अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौती संतान है, इसलिए वह उनकी आंखों का तारा है। तो एक परिस्थिति दो कि प्रिय होने का, या छोटा पुत्र है। अक्सर हमारे समाज में छोटे बेटे के प्रति माँ बाप का अधिक प्यार होता है, या बिटिया है, बिटिया के प्रति भी एक अलग तरह का हमारा प्रेम होता है, स्नेह होता है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं आंखों का तारा है। तो खासकर क्योंकि बेटों के लिए ये प्रयोग होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं छोटा बेटा है या इकलौता है, तो हम कहेंगे आंखों का तारा। तो प्रिय यहां से निकलेगा। वो जो अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ, जैसे आंख के तारे होते हैं ना, जो वो अगर वो नहीं होता हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो प्रिय चीज हो गई। तो ऐसे हम ये प्रयोग करते हैं। तो थोड़ी परिस्थिति हमें देनी पड़ेगी। अब अगर हम चेतक का हवाला नहीं दें तो हमें उस परिस्थिति का पता नहीं लगेगा कि हवा से बातें करने में तीव्र गति का एहसास है। अगर हम पुलिस और चोर को नहीं दिखाएंगे, उनके संबंध को नहीं दिखाएंगे, तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि भागना उसका अर्थ निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मुहावरों में और लोकोक्तियों में भी परिस्थिति बनानी पड़ेगी। हमें अपने जनजीवन से, हम अपने अनुभव से इस तरह के वाक्यों में प्रयोग करने हैं कि वो परिस्थिति आ जाए जिससे कि हमें उसका अर्थ समझने में बड़ी आसानी हो जाए और बड़ा आनंद आएगा हमें इस करने में। यही ज्यादातर परीक्षार्थी गलतियां करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छे बच्चे जो अन्य सेक्शंस में अच्छा करते हैं, लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियों वाले भाग में वो पीछे रह जाते हैं, नहीं कर पाते ढंग से, क्योंकि इसके लिए न तो उन्होंने पर्याप्त अभ्यास किया और न इस बात को समझा। तो परिस्थिति क्रिएट करना वाक्य में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जितना जनजीवन के अधिक निकट है, जितना जीवन को अच्छे से पहचानता है, वो उतनी ही बढ़िया परिस्थिति लेकर आएगा। मैंने पढ़ाते समय भी कई विद्यार्थियों को ऐसे एक्सरसाइज मैंने दी हैं। तो उनमें से जो अन्य विषयों में जो सामान्य ठोस, जिसको हम बोल सकते हैं कमजोर बच्चे, और जो लेकिन जनजीवन से अधिक जुड़े हुए थे, वो बेहतरीन उदाहरण सामने लेके आए वाक्यों के। और जो अच्छे बच्चे थे, होशियार बच्चे थे, जिनको हम मार्क्स के आधार पर होशियार समझ रहे थे, वो इनमें अच्छा नहीं कर पाए। ये मेरा अनुभव है पढ़ाते समय का। तो आप इस बात को बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें जो मेरा ये ऑडियो लेक्चर सुनेंगे, उनमें से सब तरह के बच्चे होंगे, मध्यम, मेधावी और सामान्य से, औसत से कम। तो इन सब बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि जनजीवन से अपने उदाहरण लाइए। कई बार हम इतिहास से ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, इतिहास को अगर हम जान रहे हैं, रूप परिस्थिति ऐसी बन रही है। कई बार हम परिस्थिति ले लेते हैं वर्तमान संदर्भों से, जैसे आजकल कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, सब लॉकडाउन में है, तो इसमें से भी आप देखिए। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि कोरोना वायरस के कहर ने सभी लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। ये जो दुबकना जो शब्द है, घरों में दुबकना, इसका मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, एकांतवास हो जाना। तो इस तरह आप उदाहरण बना सकते हैं, मुहावरे उनमें आ जाएंगे और उनका अर्थ। तो मेरा कहने का जो मतलब था कि वर्तमान संदर्भों से हम उदाहरण ले सकते हैं। कई बार दो देशों के बीच में, जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बारे में कई बार हम करते रहते हैं कि भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। तो ये हमारी एक भावना है कि हम अपने देश को, हमारी देश की सेना को विजयी होते देखना चाहते हैं। तो इसका सहज अर्थ निकल जाएगा कि भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया। तो दांत खट्टे करने का अर्थ क्या निकल जाएगा? हरा दिया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम समझते हैं और उनका मतलब अपने आप निकल जाता है। कुछ में परिस्थिति हमें बनानी पड़ेंगी। जैसे एक मुहावरा है, नाक ऊंचा नहीं चबाना। कोई ऐसा हार्ड वर्क होता है, कठिन काम होता है जिसको करना आसान नहीं होता, तो वो काम सामने रख देना
ऐसी ऐसी परिस्थिति सामने रख देना कि नाकों चने चबाने पड़ जाएं। तो ऐसे मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, कभी भी इनका अर्थ नहीं लिखा जाता। प्रयोग का मैंने जैसे बता दिया आपको कि ये क्रिया रूप में प्रयोग होते हैं मुहावरे तो, और लोकोक्तियां एज इट इज। अब हम एक दो लोकोक्तियों का उदाहरण लेते हैं। ये लोक में प्रचलित उक्तियां हैं, मतलब ये अपने आप में संपूर्ण वाक्य हैं, फिर भी इनको वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है। तो वाक्यों में प्रयोग करने मतलब है कि हमें ऐसी परिस्थिति सामने लानी पड़ेगी जिससे उस उक्ति का अर्थ और भाव जो है हम ग्रहण कर सके अच्छे ढंग से। तो जैसे कि उदाहरण में एक लोकोक्ति लेता हूं, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। आप देखिए, इसकी विजुअलाइज कर सकते हो और उसी तरह से उसकी परिस्थिति बनाओ। मैं परिस्थिति बनाता हूं, फिर देखना इसका अर्थ कैसे ध्वनित होता है, कैसे एक व्यंग्यार्थ निकलता है। हमारे देश में राजनीतिक सत्ता का चरित्र ऐसा हो गया है कि सभी नेता अपने उत्तराधिकार में अपने निकटतम संबंधियों को ही आगे लाते हैं, अन्य लोगों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता या उनकी उपेक्षा करते हैं। ठीक ही है, या किसी ने ठीक ही कहा है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो आप समझ गए होंगे कि लोकोक्ति लास्ट में हमने ऐसे कैसे प्रयोग की है, कोई क्रिया रूप नहीं उसका, वो पूरा वाक्य अपने आप में था, ऐसे कैसे हमने कहा, बस उसके आगे हमने एक जोड़ा है, किसी ने कहा या किसी ने ठीक कहा है, ठीक ही कहा है, सही कहा है। तो ये सब चीजें उसमें एक पहले जोड़ दो, बाकी वो एज इट इज। तो परिस्थिति हमने क्या बनाई कि राजनेता जो हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं, देश की राजनीति की जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं लोग, और ये नहीं चाहते कि मैं नहीं रहूं तो कोई दूसरा आ जाए। नहीं, मैं रहूं और मेरे निकटतम संबंधी रहें, ताकि सत्ता हमारे ही आसपास रहे, इसका दूसरा कोई उपभोग न कर पाए। ये जो भावना है ये निकल के आई है। तो क्या मतलब निकला इसका, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, और ये सोच समझ कर करना, ऐसे नहीं अनजाने में नहीं, सोच समझ कर करना, जानबूझकर पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। हालांकि इसमें शाब्दिक अर्थ देखोगे तो अंधा बांटे रेवड़ी, तो आप कह सकते हैं कि भाई अंधा था इसलिए उसको क्या पता कौन ले रहा है कौन नहीं, लेकिन जरा इसमें व्यंग्यार्थ यही है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि जानबूझकर पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा करने से हमें लोकोक्ति का ही जो व्यंग्य है, व्यंजना है, वो स्पष्ट हो जाती है। तो प्रयोग में आपने देखा कि मुहावरे क्रिया रूप में हो रहे थे, वो जैसी क्रिया आप बना रहे थे उस हिसाब से ही उसका प्रयोग था, और लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है, इसलिए ऐसे कैसे प्रयोग हुई, उससे पहले हमने परिस्थिति का निर्माण किया। एक और देखिए आप, अंधों में काना राजा। आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह पहले, लेकिन मैं एक परिस्थिति आपको देता हूं इसके लिए। जानकारी के अभाव में थोड़ा बहुत जानकार व्यक्ति भी बुद्धिमान समझा जाता है, ये इसका एक ध्वनित अर्थ निकलता है। आप परिस्थिति देखिए, हमारे गांव में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में, उसके प्रभावों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में जानकारी का पूर्णतः अभाव था। गांव के ही एक थोड़े बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहीं से सुनकर कुछ चीजें कोरोना वायरस के बारे में लोगों से वो साझा करता रहा। ऐसे में उसी पर लोग आश्रित हो गए कि वो जो कहेगा वही ठीक है। तो किसी ने ठीक कहा है, अंधों में काना राजा। पूरी जानकारी उसको थी नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी वो जुटा रहा था, उसके आधार पर ही लोगों ने उसको सब कुछ मान लिया, उसी पर आश्रित हो गए। तो अंधों में काना राजा का मतलब हुआ कि कम जानकारी होने के बावजूद
किसी को अधिकारी विद्वान समझ लेना, बुद्धिमान समझ लेना, क्योंकि है ही नहीं जानकारी। तो उससे कोई जब तक ज़्यादा जानकार नहीं आएगा तब तक वो एक तरह से बुद्धिमान माना जाएगा। तो अंधों में काना राजा का इस तरह से ये व्यंग्य अर्थ निकला। तो इस तरह से हमारे मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग हमें करना चाहिए, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कठिन नहीं है, बस प्रयोग में हमें सावधानी रखनी है। और ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोकोक्तियाँ और मुहावरे हमारे जनजीवन से लिए गए हैं, हमारे आसपास हैं, हम उनको पढ़ते आए हैं, सुनते भी आए हैं। तो ज़्यादातर का अर्थ हमें पहले से ही मालूम रहता है, बस हमें ज़रूरत होती है उस परिस्थिति का निर्माण करने की जो हमें अपने आप बनानी पड़ेगी। हमें रटना नहीं चाहिए कभी भी, किताबों से हमें मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग नहीं रटने चाहिए, हमें अपने आप बनाने का अभ्यास करना चाहिए। आप 5, 10, 15 मुहावरे, 5, 10, 15 लोकोक्तियाँ यदि अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे, उनमें से कुछ हो सकता है गलत बन जाएं, लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने एक बार ऐसा अभ्यास कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आपको एक ट्रिक आ जाएगी और उसमें आप सहज हो जाएंगे। तो तुरंत आपका ध्यान ऐसी परिस्थिति पर चला जाएगा जो भी आपने अपने जीवन में अनुभव की है, देखी है अब तक, तो उससे आपका ये प्रयोग सही हो जाएगा। तो 2 बातें हैं, एक तो परिस्थिति सही लानी है आपको ताकि उसका अर्थ, और दूसरा उसका प्रयोग कैसे करना है, मुहावरों का प्रयोग किस तरह से करना है और लोकोक्तियों का किस तरह से। तो ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुहावरे और लोकोक्तियों का सही प्रयोग कर सकेंगे। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने इन बातों पर ध्यान दिया और कुछ अभ्यास कर लिया मेरे कहने से, आप देखिए कुछ अभ्यास कीजिए और दिखाइए किसी, आप अपने प्रोफेसर को किसी को दिखाइए, अपने किसी वरिष्ठ साथी को आप दिखा लीजिए जो आपसे पहले पढ़ चुका, या आपका साथी भी है जो इनको अच्छी तरह समझता है, उसको दिखा लीजिए आप। तो उसमें अगर कोई त्रुटि हो, गलती हो, तो उसे घबराना ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी उसको आत्मसात करने की एक सीढ़ी है। पहले गलतियां होंगी, उसके बाद आप ही उसके अधिकारी विद्वान हो जाएंगे। तो ये थोड़ा अभ्यास करके देखिए, आप मेरे कहने से देखिए, फिर मैं कह सकता हूँ कि आप कम से कम मुहावरे और लोकोक्ति, भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि नहीं, ये हमारी अपनी भाषा है, हमारी अपनी भाषा में ही हम अपने मुहावरे लोकोक्तियों का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर हम किसे दोष देंगे। तो एक बार कोशिश कीजिए। अब तक हमने क्या किया, किताबों से रटकर लिखने की कोशिश की है, तो वो नहीं बनता, सही वो परिस्थितियाँ नहीं आ पाती। इसलिए थोड़ा कोशिश कीजिए, अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, गलतियां होने दो, गलतियां होती ही हैं। एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि टू एयर इज ह्यूमन, कि मनुष्य तो गलती का पुतला है, गलतियां करेगा ही करेगा। तो एक बार गलती करके देखिए और फिर आप अपने संकोच से, और जो आपकी भीतर जो एक चीज़ बैठी हुई है जो आपको छुपाती है, वो बाहर निकल जाएगी। फिर आप खुल के प्रयोग करेंगे और देखना सबसे बढ़िया प्रयोग आपके होंगे। तो एक बार आप जैसे कहते हैं रण क्षेत्र में उतर जाइए, फिर क्या डरना घायल होने से और घावों से और मरने से। तो वही बात ऐसी है पढ़ाई में भी है, आप जितना अधिक जूझेंगे, खुद संघर्ष करेंगे, उतना ही आप में सहजता आती जाएगी और आप देखिए अधिकारी विद्वान होते चले जाएंगे जो भी विषय आप पकड़ेंगे। तो ये आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा था। और जो वैसे आप जानते हैं कि मुहावरे लोकोक्तियों का बड़ा प्रभाव है भाषा में। जितना आप मुहावरे लोकोक्तियों को अच्छा जानेंगे, उतना ही आप अपनी भाषा की अभिव्यक्ति में भी सुधार ला पाएंगे, निखार ला पाएंगे। जब आप निबंध लिखेंगे, जब आप कोई पल्लवन करेंगे, कोई और चीज़ें आप लिखेंगे, स्वतंत्र लेख लिखेंगे, तब आपके मुहावरे लोकोक्तियाँ बड़ी काम आती हैं। या कहीं आप भाषण की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वक्ता हैं आप, तो आप देखिए उसमें आप कोई मुहावरा लोकोक्ति का प्रयोग कीजिए, आपका जो वक्तव्य है बड़ा प्रभावशाली सिद्ध होगा, आपका लेख बड़ा प्रभावशाली होगा। आपने देखा होगा कई लोग निबंध लिखते हैं, उसमें उक्तियाँ लिखते हैं, लोग कविता के अंश लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो बात को स्पष्ट करने के लिए, बात को और अच्छा समझाने के लिए, प्रभावशीलता लाने के लिए करते हैं। तो उसमें ये मुहावरे लोकोक्तियाँ बड़ा काम आते हैं। आप IAS की जब परीक्षा देंगे, उसमें निबंध का एक बड़ा पेपर होता है, 250 नंबर का अनिवार्य निबंध लिखना होता है। आप देखिए उसमें आप, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो भाषा कौशल के इस पार्ट में आज हमने चर्चा की है मुहावरे और लोकोक्तियों की। इसी प्रकार हमारे ये ऑडियो लेक्चर्स जारी रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले किसी बढ़िया और उपयोगी विषय पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।